अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम दो तीन बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला किया, उसके फॉल आउट के अंदर बड़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMN में रबता भी हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने जरदारी साहब से रबता किया और इसके ऊपर कोई मुत्तफ़िका लाएमल बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इस पर दोनों पार्टियों की जो लीगल टीम है वो मिल बैठ कर मशवरा करेगी कि इस पर क्या अपील में जाना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन PML ने बड़ा शदीद रिएक्शन दिया है इसके ऊपर और इसको बिन मांगे जो एक रिलीफ कहा कि जो चीज़ मांगी नहीं गई वो भी दे दी गई है। और इसके ऊपर काफ़ी ना सिर्फ बयानों की हद तक बल्कि हमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर सड़कों पर एहतजाज भी नज़र आया और बाद जगहों के ऊपर ट्रैफिक को रोका गया, टायर जलाए गए और इस किस्म का शदीद रिएक्शन था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल मरी में अपनी तमाम लीडरशिप को भी जो है कि वो बुलाया है और इसके हवाले से वो अपनी मुशावरत करेंगे। अगरचे पीपल्स पार्टी या नून लीग को उनके अपनी जो हिस्से की तनासुब की नशिस्तें थी उनके ऊपर कोई ज़र नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद जो इजाफी सीटें मिली थी उसका वापस होना जो है कि क्यों इतना शदीद रिएक्शन उसके ऊपर आया या आना चाहिए था, इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है ये हमेशा से सियासी जमातों की जद में रहा है, तनकीद की जद में रहा है और इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई शक नहीं इस्तेमाल किया गया। हर दौर के अंदर इस्तेमाल किया गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, PTI का दौर हो या अभी मौजूदा दौर हो या इससे पहले दरमियान में जो इंटरम सेटअप आया था उसके अंदर भी इसको एक एज ए पोलिटिकल टूल यूज़ किया गया। फिर कुछ नैब के अंदर तरमीम की गई और अभी भी जो मुकदमात किए जा रहे हैं इनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में देखी जा सकती हैं। तो इस वाले से भी हम बात करेंगे कि इसको क्या बेहतर किया जा सकता है और इससे क्या जान छुड़ाई जा सकती है। करप्शन एक बड़ा अहम मामला है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन करप्शन की आड़ के अंदर पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना क्या वो अहमियत का हामिल होगा या नहीं होगा, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और एक और जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अभी भी कोई 39 अरकान को तो PTI का कैंडिडेट करार दिया गया, लेकिन 41 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कहा गया ये आज़ाद हैं और ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने किस जमात के साथ अपनी वाबस्तगी है वो जाहिर करेंगे। इस दौरान जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी एक मखसूस हल्के की जानब से आई और फिर अभी ये इतलात भी PTI की जानब से आ रही हैं कि उनके कुछ अरकान असम्बली के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अगवा किया जा रहा है या अरकान असम्बली के कुछ अजीज़ व अकारब को जो है कि अगवा किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहें, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जमान भी हैं, और हाफिज़ एहसान खोकर साहब जो वकील हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहला मामला जो है कि हम शुरू कर लेते हैं, बसरा साहब आपसे शुरू कर लेते हैं कि ख़ास तौर के ऊपर जो है कि हम पहले हिस्से में ये जो सियासी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, अभी कुछ इतलात थी कि आपके झंग से जो एक रुकन असम्बली हैं शायद वो लापता हैं या अरेस्ट हो गए हैं या अगवा हैं, तो एक तो ये अपडेट बताइएगा और दूसरा आपकी जो पार्टी पॉलिसी होगी इस फैसले के बाद वो क्या होगी। जो हमारे लोग हैं MNAs MPAs उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, किसी किस्म का एक्सक्यूज उनका भी नहीं सुना जाएगा। उनको हमने 2-3 दिन पहले का कह दिया कि आप अंडरग्राउंड हो जाएं और फौरी तौर पर अपने एफिडेविट जो है वो कंप्लीट करके भेजें। तो मेरा ख्याल है होपफुली हमें काफी एफिडेविट पहुंच चुके हैं। सिर्फ मेरे ख्याल में अभी 4 या 5 एफिडेविट्स और हैं जो नेशनल असेंबली के रह गए हैं। तो ये ख्वाब भी इनका अधूरा रह जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाला, क्योंकि 1 साल से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने की, तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, बानी चेयरमैन PTI समेत बुशरा बेगम हो, हमारे वर्कर्स हो, उन पर पता नहीं कितनी कितनी FIR दर्ज कर दी गई। और राना सनाउल्लाह तो ओपनली कहता है, एहसन इकबाल भी कहता है कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे जब तक हमारी हुकूमत है, और नए मुकदमा भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आइन की खिलाफ वर्जी है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि जो फैसला आया है उसके बाद तो होना तो ये चाहिए था कि ये उसको तस्लीम करते, लेकिन ये पुरानी रवायत है खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की, वो हमेशा जजों पे हमले करते हैं और वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे अगर अटैक हुआ तो मुस्लिम लीग नून ने किया, क्योंकि ये हमेशा अपने अंपायर खड़े करके खेलने के आदी हैं। और वो खा जस्टिस मलिक कयूम हो, खा रफीक तारड़ हो, ऐसे जजेस चाहिए इनको। वैसे मेरी खबर भी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मेरे वो अपने जराए से है, क्योंकि हमारे भी पार्टियों के अंदर जराए होते हैं जिस तरह सहाफी भाइयों के जराए हैं,
कि मुस्लिम लीग नून उनके इत्तेहादी और इनके सहूलतकार ये सुना अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं और उसमें कैप्टन सफदर को चीफ जस्टिस के नाम के तौर पर तजवीज किया गया है और बाकी नामों को गौर करने के लिए बसरा साहब सोशल मीडिया की खबर हो सकती है। नहीं, मैंने जो बात सुनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में उनके कुछ 10-10, 15-15 लोग उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं और जिस तरह आपको ने देखा कि इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की उसने जो गुफ्तगू की कि जजेस के और उनकी बेगमात के हवाले से, उनकी जाती जिंदगी के हवाले से, बल्कि उसने तो ट्वीट किया कि जो एजेंसीज थी और उसने तस्लीम किया कि सारा कुछ एजेंसीज कर रही थी, उन्होंने कहा एजेंसीज हार गई और जजेस की बेगमात जीत गई। तो ये तो माइंडसेट है और ये ट्रेंड है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि अल्लाह हक है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है इतना जुल्म जबर सहने के बाद भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि मार्शल से भी ज्यादा सख्ती रही, बदतरीन हालात रहे, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया। एक साल से हमारी माई बहनें बेटियां जेल में हैं, लेकिन ना इमरान खान झुका है, पाकिस्तान बदल चुका है और ना इमरान खान के चाहने वाले झुकेंगे। ये आपको उम्मीद है कि अच्छा आपके लोग साथ रहेंगे। जुल्फिकार बदर साहब, आपकी तरफ मैं ये आता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ जरदारी साहब से रब्ता किया है और अभी जरदारी साहब ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया और पीपल्स पार्टी पे भी हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ हलकों के अंदर, उनका ख्याल है कि पहले हम देखते हैं कि लीगल हमारी जो टीम या एक्सपर्ट्स हैं वो क्या ओपिनियन देते हैं सारे फैसले को देख कर, उसके बाद फिर देखेंगे पार्टी किसी ईसी में बैठेंगे क्या होगा। आप इस फैसले को वैसे ज़ाती हैसियत में आप खुद भी कानूनदान हैं, कानून को समझते हैं, देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं और मुमकिन तौर के ऊपर आप समझते हैं कि इसके अंदर अपील नज़रसानी की गुंजाइश है या नहीं है, या पीपल्स पार्टी किन खतूत के ऊपर इस मामले को देख सकती है, सोच सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सबसे पहली चीज जो बिलीव करती है कि अदालतों का फैसला हमारे हक में आए या खिलाफ आए या जैसा भी आए, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि उस फैसले पे हमें अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हो या जो भी चीज हो, उसको उसकी हम रियलिटी को देखते हैं। इस सारे फैसले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लीगल एक्सपर्ट, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के मुशावरत करेगी, देखेगी, और पीएमएलएन भी जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे लीगल एक्सपर्ट हैं वो अपनी मुशावरत करेंगे। उसके बाद दोनों पार्टियों के जो लीगल एक्सपर्ट है आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर क्या जो है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी ने अगर इसके रिव्यू में जाना है इस डिसीजन के, तो वो कैबिनेट ने ही जाना है या इसी जाना है, उन्होंने ही फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो अभी इसको रिव्यू करेगी, डिस्कस करेगी, उसके बाद इसकी लीगैलिटी में जाएगी कि क्या फर्दर एक्शन प्लान होना चाहिए। जो हमें जुल्फिकार साहब जेयूआई का जो रिएक्शन नजर आया था ना, उसमें जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इसको खैर सगाली के तौर के ऊपर पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और इसमें हम अपील या नज़रसानी में नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई जो मुतासिर हुए हैं जेयूआई के वो मेंबरान जिनको नशिस्तें मिली थी तो हम उनको नहीं रोकेंगे। तो क्या आप भी ये समझते हैं कि अगर इनफरादी तौर के ऊपर जाएगा तो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या पार्टी जो है कि लाताल्लुक़ रहेगी, या कुछ इस बारे में भी सोचा गया? देखिए, इस सारी चीज के अंदर अभी पार्टी ने कोई जो है कंक्रीट फैसला नहीं किया। अभी लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन आएगा, उनकी राय आने के बाद जो है वो मुशावरत होने के बाद फिर इसके ऊपर हम ओपिनियन देंगे। पार्टी लीडरशिप इसके ऊपर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, लीगल एक्सपर्ट बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो लीगल लीडरशिप को अपना लीगल ओपिनियन देंगे, फिर इसके ऊपर आएगा। अगर इंडिविजुअल्स को हम इजाजत देते हैं तो वो भी पार्टी की लीडरशिप की इजाजत से देंगे। और बता दूं, ये जो केओस फैला जा रहा है, फैलाया जा रहा है मीडिया पे कि जी बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनका ड्यू शेयर था उनके पास ही है। ये तो एक एक्स्ट्रा कुशन था, एक्स्ट्रा सीट थी जो उनके पास आई है। अगर ये चली भी जाए तो हुकूमत इसका नुकसान नहीं है और हुकूमत से वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हुकूमत बनी थी, जितने वोटों से बनी थी, आज वोट मौजूद है और उतने ही रहेंगे जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
की सपोर्ट और वोट के साथ है। रहेगा। एहसान खोकर साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल ये है कि दो नुक्ते नज़र है ना। एक तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन लेनी है, अभी तमाम लीगल ओपिनियन के बाद पीएमएलएन अपनी पोजीशन ले चुकी है। तहरीक इंसाफ जो है कि इसकी बेनिफिशरी है। पीएमएलएन का मौक़िफ़ यह है कि जी पीटीआई तो इसके अंदर फ्रीक ही नहीं था, सुन्नी था, कौंसल फ्रीक था, और इनको ये बिन मांगे जो है कि ये सारा कुछ मामला दे दिया। इस फैसले को मजमूई तौर के ऊपर अगर आप देखें, हम इसको इलेक्शन से लेकर जब नॉमिनेशंस आ रही थी या उससे पहले जो सारा प्रोसेस जिस अंदाज के अंदर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक दफ़ा हुए, दूसरी दफ़ा हुए, तीसरी दफ़ा हुए, अभी तक कोई लिटिगेशन के अंदर है, इस सारे प्रोसेस को देखें और फिर जो कागजात नामजदगी जमा होने से लेकर उसके अंदर एतराज़ात और सारा माहौल जो था वो भी हमारे सामने है। इस सब सिचुएशन के अंदर देखें तो इस फैसले के बाद समझते हैं कि थोड़ा सा पोलिटिकली जो वो एक बड़ा हॉस्टाइल सिचुएशन डेवलप हो गई थी, उसमें कमी होगी या उसमें इजाफा होगा, तो मुल्क आगे जाएगा, रुक जाएगा, पीछे जाएगा? आप क्या देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था वो था आर्टिकल 51 यानी कि एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स। आर्टिकल 106 है जो प्रोविंशियल असम्बली की रिजर्व सीट्स है, और सेक्शन 104 जो उस सारे प्रोसेस को डील करता है, और रूल 92, 94 ये हैं वो ऐसी आर्टिकल्स हैं या सेक्शंस हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्ट्रल प्रोसेस मुकम्मल होता है जो जनरल इलेक्शन का, तो इनकी रीएक्टिवेशन जो है वो आती है। कुछ की आती है इलेक्शन से पहले कि आपने उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को जाके पार्टी ने लिस्ट लेनी होती है जो सेक्शन 104 के मुताबिक है, और दूसरा ये है कि उन रिज़र्व सीट्स को दिया किस तरह जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़े उसके अंदर के प्रोपोर्शंस की बुनियाद के ऊपर जो पार्टी जीत के आएगी उसको उसके मुताबिक हिस्सा मिलेगा, और अगर उससे इंडिपेंडेंट उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो मिला के तो फिर वो रिज़र्व सीट्स की एलोकेशन जो है विमेंस के लिए प्रोविंस वाइज है और मिनॉरिटीज़ के लिए आपका पूरा पाकिस्तान एज ए होल है। अब अगर इस खालिद देखा जाए तो तीन इसके एरियाज थे। नंबर वन ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो SIC को कहा कि आप इंटाइटल नहीं हैं, तो क्या वो फैसला जो था वो कानून के मुताबिक था? बिल्कुल वो फैसला कानून और आइन के मुताबिक था, चूँकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं जिसने एज ए पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा हो, जिसने किसी इलेक्शन सिंबल के तौर पे लड़ा हो, और उसने कोई ना कोई उस प्रोविंस के अंदर सीट जीती हो जिसके लिए वो क्लेम करती है कि मुझे रिजर्व सीट्स जाएं, चाहे वो प्रोविंस हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। तो SIC जो है वो किसी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती थी। दूसरा ये है कि 51 के अंदर जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी है? वो दूसरी कैटेगरी वो है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो सीट जीत के आए उनको उसके हिस्से के मुताबिक दिया जाए, और इसी तरह जो पहला एलोकेशन ऑफ सीट्स का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एपिसोड किया था उसी के मुताबिक था। अब दूसरा जो एपिसोड आया कि जब SIC ने उसके अंदर एक एप्लीकेशन दी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 22 को, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया कि उन पार्टीज़ को दे दी जाएं ओवर एंड अबव करके SIC को डिसएंटाइटल करके, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने उस वक्त भी फरवरी के अंदर एक आर्टिकल लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना रीएलोकेशन कर सकता है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंट कर सकता है, और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 51 के जो स्पिरिट है उससे ओवर एंड अबव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। तो ये जो फैसला था उसका एक हिस्सा बिल्कुल ठीक था, दूसरा हिस्सा जो था वो आइन या कानून की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक नहीं था। लेकिन मामला जो है जब हाई कोर्ट के अंदर गया, और यहाँ पे मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम आई है, वो ये आई है कि अगर PTI जो है जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास इनके डिक्लेरेशंस भी थे, ये सारे थे, तो SIC को प्रॉक्सी करने की बजाय अगर PTI जो है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहती कि आपने जो हमारे इंडिपेंडेंट्स डिक्लेयर किए हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आए हैं, और इलेक्शन सिंबल जो है वो हमारे माने नहीं है चूँकि हमारी रजिस्ट्रेशन मौजूद है, और फिर ये मामला अगर इलेक्शन कमीशन फैसला ना करता तो हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाना था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन न लड़ा हो तो क्या रूल 94 के मुताबिक उसे आर्टिकल 51 के अंदर सीट्स देनी चाहिए या नहीं है। तो ये असल इंटरप्रिटेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी। वो मेरे ख्याल अभी भी उन्होंने इसी नुक्ते को देखा कि उस वक्त दो चीजें होगी ना, एक सलमान अकरम राजा इंडिविजुअली आए, उनको रिफ्यूज कर दिया गया, नहीं रिफ्यूज नहीं किया ना, नहीं रिफ्यूज नहीं किया ना, उनकी नीचे पिटीशन जो थी वो खारिज हुई, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलेक्शन कमीशन ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जेक्शन किया, उस ऑब्जेक्शन का विद इन टाइम उन्होंने जवाब नहीं दिया और बात खत्म हो गई उस चीज के अंदर। चूंकि बुनियादी तौर पर खालिद ये था कि PTI जो थी वो SIC को
पूरा लीगली सपोर्ट कर रही थी कि हमारी पीटीआई के बैक कैंडिडेट है, इन्हें आप उन्हें दें। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया तो यहां पे वो ऐसी एक चीज आई है कि पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, पार्टीज को मिलनी चाहिए जो लड़के आए और अगर वो क्लेम करते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आईनी फैसला करना है, उसने सियासी फैसला करना है, या उसने लॉ के मुताबिक फैसला करना है? बहस सिर्फ इस हद तक है। ये इस हद तक बहस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो आउटकम आया है वो आउटकम जो है पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, और इसी की इस जजमेंट के अंदर जो है कंप्लीट जस्टिस नहीं कंप्लीट ना अगर आप खालिद कंप्लीट जस्टिस की तरफ आप जाएंगे तो पिछले 4 केसेस के अंदर फिर कंप्लीट जस्टिस को मानना चाहिए ना। फिर हम सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सियासी पार्टीज के केसेस आए हैं तो कंप्लीट जस्टिस तो है ना। अब नंबर 1 मैं आपको बताता हूं, जनरल मुशर्रफ साहब का केस जब था, जब जफर अली शाह गए तो केस ये था कि जनरल मुशर्रफ का जो काम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का मैंडेट दिया। इसका मतलब यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो 184 के ऊपर जाके फिर 187 का जो कंप्लीट जस्टिस था वो जनरल मुशर्रफ की तरफ गया ना। फिर पनामा का अगर आप केस लें तो वहां केस इंक्वायरी की हद तक था और 184(3) के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनामा की बजाय अकामा किया। इसका मतलब यह है कि 187 फिर उधर भी इस्तेमाल हुआ। फिर पंजाब के अंदर जो आपकी रिजर्व सीट्स आई, उन रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन ये जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट के आखिरी दिनों के अंदर जो रेफरेंस को भिजवाया कि क्या 63A जो है उसकी एप्लीकेशन किस तरह हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां पे भी कंप्लीट जस्टिस किया कि नहीं, वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उनके वोट भी काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर आपके सामने जो है वो आया उस चीज के अंदर जो कासिम सूरी वाला मामला आया और सारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इनको जो है क्या नाम है ये रूलिंग जो है दी गई है गलत है, और उसमें कहा गया कि आर्टिकल 6 जो है वो अप्लाई होना चाहिए, तो फिर कंप्लीट जस्टिस उधर भी है। तो अभी भी जो मामला आपके सामने आया है वो ये आया है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकली या लीगली एंटाइटल्ड थी 8 फरवरी को, उसने गिव अप करके एसआईसी को आके मौका दे के उसको लेके गए, और जिसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने था और ये ऑब्जर्वेशंस भी आई, उस ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि अगर पीटीआई आती तो मच बेटर था। उस एसआईसी की एप्लीकेशन डिसमिस हुई और उसके अंदर 6-7 जो है वो ऑब्जर्वेशंस आई। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये आई कि एक ऐसा प्रोसेस जो इस पे ये सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ हुई हैं। तो इसमें जो बुनियादी नुक्ता बसरा साहब आपकी तरफ भी है ना, जो मैं खोकर साहब ने उठाया, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि 2 नुक्ते नजर हैं। दूसरा नुक्ता नज़र जो है कि वो यही जो खोकर साहब भी कह रहे हैं कि आप उसमें फ्रीक बने नहीं, या बने तो शायद आखिरी मौके पे जब सलमान अकरम राजा आखिरी दिन पेश हुआ और उससे एक दिन पहले बैरिस्टर गौर पेश हुए थे और आपने एक पिटीशन भी फाइल की कि जी हमें फ्रीक बनाया जाए कि हमारा तस्करा बहुत इसमें हो रहा है। तो आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकली फैसला ठीक है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, और इसको अगर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होना चाहिए तो अभी भी कोई गुंजाइश है? जैसे भुट्टो साहब के केस में भी, भुट्टो साहब तो चलो चले गए इस दुनिया से, लेकिन एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तो तस्लीम की, तो उस किस्म की नजरसानी होनी चाहिए इसमें। खालिद भाई, खोकर साहब का तबसरा हुकूमती मौक़िफ़ तो हो सकता है या हुकूमती गुफ्तगू हो सकती है, इसका नहीं बसरा साहब एक सेकंड ना मैं एक सेकंड आप मेरा ख्याल ये है आप थोड़ा सा बात कर देते हैं। आई एम नॉट हेयर अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। मैंने एक बात की है और आपने जितनी भी बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि आप जितनी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की किट लगाते रहे हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किट लगाते रहे हैं और आज आपको ख्याल आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, और इसी केस के अंदर 5 मेंबर्स की जजमेंट जो पेशावर वाली थी उसकी आपने कंप्लायंस नहीं की। मैं ये नहीं आपसे कह रहा, आप अपना मौकफ दे, उसके ऊपर आप बात करें। मैं पॉलिटिकली मेरा कोई एंगल नहीं है। एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट बात सुन ले इसको। चलो मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ, ये खोकर साहब की एक लीगल ओपिनियन है, चले गवर्नमेंट की नहीं, लीगल ओपिनियन हम कह लेते हैं इसको। चले अपनी टर्म में बात करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि खोकर साहब का मौक़िफ़ हुकूमती मौक़िफ़ है। ये हम ये कह सकते हैं हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद या उसके करीब है। चले जी मुझे बात मुकम्मल करने में मैं बताता हूँ क्यों। और ये आज से नहीं कर रहे, जब से ये रजीम चेंज हुआ है ये उसी वक्त से उनके साथ ही हैं और इनका हिस्सा है। और ये बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इनको मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेनी चाहिए तो वो भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, नहीं इस तरह की बात ना करें। ये देखे, ये आप मेरा ख्याल ये है खालिद, नहीं ये आप जो पॉलिटिकली बातें करते हैं ना कि हर चीज के अंदर फलानी जगह है, ये इस तरह की बात बसरा साहब आपको मुनासिब नहीं है।
आप अपनी एक बात करें, मैंने एक लीगली बात कही है, आप अपनी लीगली बात करके आप उसको सपोर्ट करें। ये आप ये कहना है कि पर्सनली आप उसके अंदर करें जी फलां पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें या फलां, आप बसरा साहब अपनी बात कर लें, मशवरा छोड़ दें इनको, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसले पे आ जाए। आपने बात कर ली, अगर मुझे मैं स्काइप पे हूं और वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं इस बात का, नहीं कोई नाजायज फायदा नहीं है आपका। अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप इधर आए, आप सिर्फ अपनी बात करें, आप किसी के कॉन्टेक्ट के ऊपर बात ना करें, सिर्फ इशू इतना है आपने बात करें। आप जिनके नुमाइंदे हैं मैं तो खुल के बात करूंगा। बसरा साहब आप पूरे पाकिस्तान को पता है, आप उस पे आ जाए, आप लीगल पॉइंट पे आ जाए, फैसले पे। खालिद भाई, आप जो बुनियादी वजह बना वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 जनवरी को जो हमसे बल्ले का निशान छीना, वो बुनियाद बना हमसे रिजर्व सीटें जो छीनी गई, जो पाकिस्तान में एक तारीखी धांधली हुई, उसकी बुनियाद वो फैसला था। और फिर जब ये केस समाप्त हो रहा था, उसके दौरान काजी फाइज ईसा ने खुद कहा कि ये मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है। अब अच्छा, अब अगर ये डंडी ना मार रहे होते तो मैं बताता हूं क्या हुआ। 11 जजेस ने, 13 में से 11 जजेस ने क्या कहा कि ये पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम करते हैं और जो फैसला हुआ वो गलत हुआ, इनको सीटें मिलनी चाहिए। अब गुजारिश ये है कि आज आपको किसको नहीं पता हम लोग तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, किसको नहीं पता कि पोस्टर के ऊपर इमरान खान का फोटो है, किसको नहीं पता कि हम इमरान खान के नाम पे फोटो मांग रहे हैं। मैं तो काउंसलर नहीं बन सकता मेरे भाई, मेरा तो किसको नाम भी शायद पता नहीं था, हमें खंबे को टिकट दिया इमरान खान ने, वो जीत गया। और ये लोग जो आज काउंसलर बनने की काबिल नहीं है, जो 50-50 हजार से हार गए, वो उन लोगों को हमारी वो सीटें जो हम 90 मुंतखब होकर आ गए वो दे दी गई। आईनी और कानूनी पोजीशन यही है मेरे भाई। मैं भी छोटा सा वकील हूं, मान लिया ये क्योंकि बड़े लोगों के वकील हैं, खोकर साहब बड़े लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं छोटा सा वकील हूं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, 13 में से 11 जजेस ने पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम किया तहरीक इंसाफ को और उनको कहा कि इनको रिजर्व सीट्स देनी चाहिए। फर्क कहां पर है, एक ग्रुप 3 जो जजेस वो क्या कह रहे हैं कि एससी को ना दें और जो इंडिपेंडेंट है वो शामिल हो जाए और उनको दे दें आप। मेरे भाई, आज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पर आइन की हुक्मरानी नहीं है, यहां पर चूंकि बहुत बड़ी एक प्लानिंग और मनसूबाबंदी थी जिसका जिक्र आजम रेज़ तारड़ ने भी किया, ख्वाजा आसफ ने भी कहा कि जी हम लोग तो फौजी भी, कानूनी भी और बहुत सारी जगहों में हमने तरमीम करनी थी, हमने एक्सटेंशन पे गुफ्तगू होनी थी। तो इस असल में जो एक्सटेंशन वायर है ना वो जल गई है। एक्सटेंशन वायर लगना था 5 वोल्ट का बल्ब, वहां पे लग गया 8 वोल्ट का। तो अब सब लोगों को अब झटके लग रहे हैं, क्योंकि हमेशा यहां पर हुआ ये है कि इनके लिए गैर मतवक्को क्यों है कि जजेस आइन और कानून के साथ क्यों खड़े हो गए हैं। यहां पर तो हमेशा जस्टिस मुनीर की बाकियात चलती थी, यहां पर तो नजरिया जरूरत चलता था। ये अगर पाकिस्तान के अंदर फुल बेंच बैठा है, आउट ऑफ 13 11 कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है। इसकी खोकर साहब, मैंने जो आपको बात कही, आप गुस्सा कर गए मेरी बात का, आपको चाहिए ये था पूरा एक्सप्लेन करते। आप वो 8 की बजाय 3 जजेस और हैं। तो इसलिए खालिद भाई, यहां पर असल सूरत ये है कि आप इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, जजेस वो कह रहे हो गैर महफूज है। जिस मुआशरे के अंदर जजेस इंसाफ मांग रहे हो और जजेस हमें ये कह रहे हो आपको हमारे फैसलों से इंसाफ नहीं मिलेगा, जाए बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको इंसाफ मिलेगा। ये बसरा साहब जो अदलिया का है ना, ये अदलिया का मामला दबाओ, जरा मैं ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद जरा इस तरफ भी मैं आऊंगा। कुछ केसेस और भी हैं, जैसे नैब का मामला है, वो हम जरूर उससे बात करेंगे। मैं एक चीज़ और जो बदर साहब से लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक से पहले कॉमेंट लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज या इसकी बात चल रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी इस वक्त है और पीपल्स पार्टी की इत्तेहाद के वोट के बगैर तो कोई एक सादा अक्सरियत वाला कानून भी पास नहीं करवा सकती नून लीग। लेकिन ये बेसिकली नून लीग का ये सारा प्लान था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेकर आना, या जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी, या इवन जो है सर्विसेज के जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला था। और ये अभी का ये आइडिया नहीं है, ये हमने पहले भी आज से 10 साल पहले भी ये सुना, कियानी साहब के दौर में भी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी, कि सिविल हुकूमत और उसके अंदर जुडिशरी हो और जो सर्विसेज चीफ है, इनके सारे के 5-5 साल मुद्दत हो, एक हुकूमत आती है,
चीफ जस्टिस भी और सर्विस चीफ भी उसी मुद्दत के हामिल हों, तो ताकि एक स्टेबिलिटी रहे मुल्क के अंदर, ये ना हो कि जनाब हर चीज़ कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तजवीज़ उस वक्त की है। तो इस तजवीज़ से बदर साहब कोई आप इत्तफाक करते हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए था, और शायद बुनियादी वजह भी ये नून लीग का रिएक्शन जो बहुत शदीद है, वो वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज का मंजूर होना मुतासर हुआ है इस फैसले से? देखिए खालिद साहब, मैं आपको अपना ज़ाती बात बताऊंगा। ये हाफिज एहसान खोकर साहब ने जो बात की है, मैं लीगली जो इन्होंने बात की है और जिस तरीके से इन्होंने बात बताई है, जो प्रोसेसेस फॉलो हुए हैं जिसके अंदर फॉलो नहीं किया गया, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। इनकी बात बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उनका बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे थे या कोई करना चाह रहे थे, जो इतने साल प्रैक्टिस चलती जा रही है, अपनी जाती ख्वाहिशात की बिना के ऊपर आप किसी का टेन्योर बढ़ा दें, किसी का कम कर दें, क्या जरूरत है? दूसरों को भी मौका दें। पाकिस्तान में और लोग नहीं है, टैलेंटेड लोग, एक ही बंदे को क्यों बार बार आप एक्सटेंशन देके या उसकी एज बढ़ा के, चाहे वो जज है या किसी और महकमे का अफसर है, क्या जरूरत है? उनका जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको अपने टाइम पीरियड में जॉब छोड़नी चाहिए। क्यों आप आगे जाते हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये चाहे हम हुकूमत में है या नहीं है या सपोर्ट करें, ये तो मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। देखिए, ये नैब के अंदर भी मामलात है। आपने नैब का जिक्र किया। नैब जब 97 में बनी थी, उस टाइम पे पहले ये बसरा साहब एक छोटी सी ब्रेक ना ले लें, फिर हम नैब पे आ जाएंगे, उस पर तफसीली फिर जो है कि बसरा साहब भी अभी जो अपना को नुक्ता नज़र बयान करना चाह रहे थे आपकी बात पे, लेकिन छोटी ब्रेक ले लेते हैं, तो वापस आते हैं। तो फिर जो ये सियासी सूरत हाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल है, और फिर कुछ नैब के मामलात, और फैज़ाबाद में धरना फिर से हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि 2017 में धरना हुआ और अभी तक उस धरने के मामलात, उसमें मुकदमात, काजी फायज़ ईसा साहब जब उस वक्त जस्टिस से उसका नोटिस, और वो भी कज़िया ख़त्म नहीं हुआ, उस किसी किनारे लगा नहीं है। फैज़ाबाद में दोबारा धरना हो गया, वही जमात है, वही मामलात हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस भी हैं। तो अब क्या मामला होगा, इस पर भी ज़रा बात करेंगे ब्रेक के बाद। आखिरी हिस्से में हमारे साथ रहिएगा ज़रा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ हम नैब के हवाले से बातचीत करेंगे। ब्रेक से पहले भी बदर साहब इस पर बात करना चाह रहे थे, बसरा साहब भी अपना कुछ पॉइंट देना चाह रहे थे। तो बदर साहब, मैं सिर्फ ब्रीफ पॉइंट ले लूं बसरा साहब का, जो आपने कमेंट किया था ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो फिर नैब का मामला मैं आपसे शुरू करता हूं। जी बसरा साहब। एक फिक्र, बदर साहब मेरे भाई हैं। असल में ना पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। सिर्फ बदर साहब से मैंने ये कहना है कि आपने नासिर अली शाह साहब, जो कि तर्जमान है सिंध हुकूमत के, और शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलात हैं, उनका अगर आपके पास बयान पड़ा तो वो चला दें। वो तो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत फैसला है, आइन रीराइट किया गया है। तो मुझे तो समझ से बाहर है कि इनकी पॉलिसी क्या है। और मैं बता दूं आपको, ये सब एक हैं, क्योंकि इनको डर किसका है? इमरान खान का, और ये इकट्ठे रहेंगे, इनकी बका इसमें। जी बदर साहब, इस पे आप जरूर कोई रिस्पांस कीजिएगा। दूसरा मामला जो है कि वो नैब का मामला बड़ा अहम मामला है। आप PMLN जो है कि सबसे ज़्यादा आपकी जमात, फिर PMLN भी, और अभी तो PTI भी शामिल हो गई है मुतासिरीन नैब में। और अभी इमरान खान बुशरा बीबी को गुज़श्ता शाम जो है कि एक जैसे ही केस में तोशा खाना में 2 में पहले सज़ा हुई है, अभी तोशा खाना फिर एक तीसरा केस बन गया। तो इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि जो कानून के अंदर एक ही नोयत का मामला हो, तो उसमें बार बार केसेस बन सकते हैं, नहीं बन सकते? देखिए, डबल जेपिटी तो हो नहीं सकती। बसरा साहब मेरे भाई हैं, इनको शायद शर्जील मेमन और नासिर शाह साहब की स्टेटमेंट इन्होंने अच्छी लगी है, तो मेरी बात चूंकि इनको समझ नहीं लगी, इस वजह से इन्होंने कह दिया कि मेरी पॉलिसी या मेरी स्टेटमेंट फर्क है। मैंने तो कहीं पे कहा ही नहीं है कि ये रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैंने तो कहीं पे इस बात को डिनाई नहीं किया कि ये ओवरडूइंग हुई है। मैंने तो कानूनी बात जो हाफिज एहसान खोकर साहब ने की थी, मैंने जो प्रोसीजर उन्होंने बताया था, जो लीगलिटी बताई थी, मैंने कहा कि आई एम द सेम स्कूल ऑफ थॉट कि 63A जो ओपिनियन था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा, पहले जजेस ने एक ओपिनियन दिया, फिर उसी को ओवरडू करके 63A पे दूसरा ओपिनियन दिया। क्यों किया ऐसा? रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया? उसके बाद अभी इस फैसले के अंदर जैसे उन्होंने बात बताई थी
कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंप्लीट होने से पहले जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे होते हैं उस टाइम पे फाइल करते हैं। उस टाइम पे पीटीआई ने क्यों नहीं ड्यू प्रोसेस फॉलो किया और पीटीआई ने क्यों नहीं अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाया? उसके बाद जो इनकी लीगैलिटी थी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की, इन्होंने नहीं किया। एसआईसी ने तो कोई रिजर्व सीट्स के ऊपर लिस्ट दी नहीं हुई थी, तो इनको सीट कैसे मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट कैसे जो है इनको एक ऐसी चीज कर सकता है जिसका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लीगैलिटी है, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट कैसे रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है? अगर बात ये हाफिज हसन खोखर साहब ने की थी, मैं तो उसकी डिटेल में मैं उनकी बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बसरा साहब को चूंकि उस टाइम पे समझ नहीं आई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आई एम ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट। जो उन्होंने लीगल प्रोसीजर्स की बात की है जो कि पॉलिटिकल, हाँ, इसके अंदर जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसके ऊपर पार्टीज डिस्कशन करेंगी, देखेंगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन गलत करती है या रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो पीपल्स पार्टी अपने लीगल एक्सपर्ट से बातचीत कर रही है और उसके ऊपर लीडरशिप जो है अपना ओपिनियन देगी, तो हम भी उसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत अपनी कर रही है, फिर इसके ऊपर मुशावरत करके अपना एक ओपिनियन देंगे कि आगे क्या हो सकता है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। नैब के हवाले से सिर्फ मैं बात ये कर रहा था कि 97 में एहतसाब ब्यूरो बना, 2002 में मुशर्रफ ने जाके यही एहतसाब ब्यूरो जो उस टाइम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा था, 2002 में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब का इदारा बना दिया गया। इस मुल्क में करप्शन को रोकने के लिए नैब का इदारा होना चाहिए था, ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और सबसे पहले उन्होंने एक जिमनी जो पार्टी बनाई पेट्रियट की, आपकी पार्टी को ही तोड़ के बनाया गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये करप्शन को रोकने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई सरकारी अफसर है या कोई और किसी डिपार्टमेंट का अफसर है या कोई कारोबारी शख्सियत है, कोई पब्लिक एट लार्ज का फ्रॉड है, उसको करप्शन को या मिस रिप्रेजेंटेशन को जो है एड्रेस करने के लिए, जो है फ्रॉड को जो है एड्रेस करने के लिए ऐसा कानून साजी की गई थी, ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, मेरे वालिद को, हमें भी किया गया। यहाँ पे देखे ना कि जब मेरे वालिद पे केस बनाया गया 2001 में तो 139 टाइम्स उनको नैब ने बुलाया, हर दूसरे बुलाते थे, फलाना डॉक्यूमेंट ले आए, फलाना ले आए, और जब सारी चीजें, सारे सोर्स ऑफ प्रॉपरली प्रोवाइड कर दी गई तो उन्होंने, चूंकि मेरे वालिद पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़े थे और जो लोग छोड़ के गए थे उनके वोटों से, एक वोट से मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी और जमाली साहब वजीर आजम बने, तो मेरे वालिद को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये नैब की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये आज की नहीं है, पुरानी है, बिल्कुल, इसको खत्म होना चाहिए। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि हमें इस मुल्क में करप्शन को रोकने के लिए नैब के इदारे को हरकत में लाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए। जरा एहसान खोखर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि ये मामला हमें जहाँ पे एक तारीख है, पूरी हिस्ट्री है, जैसे अभी जुल्फिकार बदर भी बता रहे थे कि अभी भी अगर हम देखें जिस केस के अंदर अभी गुज़श्ता रोज़ इमरान खान या बुशरा बीबी को पकड़ा गया, तो ये 30 अप्रैल से इसमें इस खदशे के पेश नज़र के एक ही जैसे केस में तीसरी बार या चौथी बार एक तहकीकात की जा रही है, तो एक ज़मानत की दरख्वास्त भी दी गई है, लेकिन अभी तक वो 4 दफ़ा लगती है, 4 दफ़ा कैंसिल होती है। अभी एहतसाब अदालत के अंदर भी नोटिस हुए हुए हैं नैब को इसी केस के अंदर ज़मानत के हवाले से, लेकिन फिर गिरफ्तारी भी हो गई, रिमांड भी हो गया। इसको हम ना तो हम करप्शन को ढील दे सकते हैं, ना ही हम इदारों को ढील दे सकते हैं कि आप असल काम से हटकर जो है कि वो काम करें जो अभी जुल्फिकार बदर साहब कह रहे हैं, तो हम कुछ दरमियानी रास्ता निकाल कैसे सकते हैं? देखिए खालिद, पहले तो मैं जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर आऊँगा कि जो बात आपने जहाँ पे स्टार्ट की थी वो की थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसके जो पॉलिटिकल और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या है। मैं उसके अंदर जिस चीज़ को मैंने बनाया या जिसके ऊपर आर्गूमेंट किया और जिसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो जस्टिस सेक्टर से रिलेटेड हैं वो इस बात से एग्रीड हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम आइन की तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, री राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, और ये दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट को ये अलाउ नहीं है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन या जितने भी आपके इदारे हैं
उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 175 से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर कहा जाता है सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, के जो भी उन्होंने काम करना है वो लॉ या कानून के अंदर रह के करना है। और उसी चीज़ का वो हलफ उठाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो 3 एरियाज बने हुए हैं, एक एग्जेक्टिव का है, एक जुडिशरी का है और एक पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का काम नहीं है कि जुडिशरी के अंदर जाके करे, और जुडिशरी का काम नहीं है कि जो पार्लियामेंट की पावर्स है उनके ऊपर जाके करे। अब इस जो सारी प्रोसेस जो आपके आया है, अगर पीटीआई जो है इस प्रोसेस के अंदर ऊपर जाती और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर देती तो बात बिल्कुल ठीक थी कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि किसी एक पार्टी के हक में फैसला करना, या जो उनके पास केस लेके आए उसकी फेवर के अंदर फैसला करे या उस केस को रिजेक्ट कर दे। अब जो 11 रुकनी मेंबर्स बेंच है जिसकी तरफ इशारा किया गया है, ये मेरे सामने वो जजमेंट भी पड़ी हुई है, उन 11 रुकनी मेजॉरिटी के अंदर जो है ये व्यूज आए। नंबर 1 उसके अंदर व्यू ये आया है उसी बेंच के अंदर जो मेजॉरिटी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी ये सीट्स जो थी ये पीटीआई को मिलनी चाहिए थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इंडिपेंडेंट के तौर पे जो ट्रीट किया है वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बात ठीक है। साथ उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने अगर वो एग्रीव्ड थे तो उन्हें उस चीज़ को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके आना चाहिए था अगर उनकी फेवर के अंदर फैसला नीचे से नहीं आता। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको रिलीफ नहीं दे सकती, चूँकि ना वो हमारे सामने है, ना उनका कॉज ऑफ एक्शन है, ना उन्होंने किसी ऑर्डर को चैलेंज किया है। इसी ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि हमारा काम जो आर्टिकल 51 के नीचे जो है उसको री इंजीनियरिंग करना या डाइवर्ट करना उस सारे या उस क्लॉक को पीछे लेके जाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना ये है कि जो हमारे सामने आइन या कानून है उसकी तशरीह करना, और हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 11 मेंबर्स की बेंच है उसके अंदर आया है। इसी सुप्रीम ये क्लियरली व्यू है। नहीं देखे ना कि जो 11 जिसों ने इस चीज को खालिद एक्सेप्ट किया कि पीटीआई को सीट मिलनी चाहिए थी, उन्हीं का इसके अंदर व्यू आया है ना। मैं तो उस 11 रुकनी व्यू की बात कर रहा हूं, आगे उसको छोड़े कि क्या उस अच्छा फिर जस्टिस याया अफरीदी वाला देख ले मामला जो आया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है, ये जस्टिस बंदू खैल ने जो कहा है कि जी एक ऐसा जो एफिडेविट दे चुके हैं उस एफिडेविट को उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है और किसी एक शख्स ने आके नहीं कहा कि जी हमें जबरदस्ती करके एसआईसी के अंदर लेके गए हैं और वो जो एफिडेविट से हम किस तरह उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो बात सिर्फ कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल एक और चीज है। और बैठ के आर्गुमेंट करके अगले को सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर लेके जाएं कि नहीं जी आप जो बात कर रहे हैं, चूंकि यही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का मसला है कि हम एक दूसरे की बात सुनने की बजाय, उसका लीगल आर्गुमेंट देने की बजाय हम उसको किसी ना किसी जगह अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद हमारा वो आर्गुमेंट जो है वो तगड़ा नहीं है उस चीज के अंदर। नहीं मैंने आप बसरा साहब मैंने आपको रोका नहीं है, मैंने मैंने आपको रोका नहीं है, मैंने आपको रोका नहीं है। मैंने अगर इनसे ही पूछ लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही फैसला जो है वो पीएमएलएन पार्टी ना होती या ये जो है दूसरी जो है पीपल्स पार्टी ना होती तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती जो उन्होंने किया है, तो इनका क्या व्यू उसके ऊपर आना था? ये अभी पूछ ले ना कि अगर एक काम कर ले, ये एक ब्रेक यहाँ पे आ रही है, उसके बाद फिर हमारे कोई 9-10 मिनट मजीद हो गए हैं। मैं ये जो खोखर साहब ने उठाया बसा साहब, इसका भी आप जवाब दीजिएगा और फिर मैं थोड़ा सा नैब के ऊपर जरूर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो उससे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत क्विकली हम इसको कंप्लीट करेंगे सारी डिबेट को। बसा साहब, एक तो खोखर साहब ने सवाल छोड़ा था कि अगर आप पीटीआई की जगह यहाँ पे मामला अगर पीएस पार्टी या नून लीग का होता तो फिर आपका क्या मौका होता? इस पे आप क्विक रिस्पांस कीजिएगा। और दूसरा नैब के हवाले से जो मैंने क्वेश्चन खोखर साहब के पास छोड़ा था उस पर बात नहीं, मैं दोबारा उनके पास आऊँगा, उस पर भी आप अगर ये 2-3 मिनट में बात कर लें तो फिर मैं 2-2 मिनट सबसे बात कर लूँ इस पर। खालिद भाई, पेशावर हाई कोर्ट ने तो हमारे खिलाफ फैसला दिया था रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो हमने उसको तस्लीम किया। हाँ, उसकी अपील हमने सुप्रीम कोर्ट में की। क्या हमने पेशावर हाई कोर्ट में हमला कर दिया? क्या एक मिनट आप इंटरप्ट ना करें। क्या हमने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी फैसला किया है? हमारी तो ये तारीख ही नहीं है। हम अदालतों में अपने केस लड़ते हैं, अदालतों से हम कभी नहीं लड़े। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना। तो मेरे भाई, जो इलेक्शन कमीशन इस धांधली का जिम्मेदार है, उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की और क्या कहा कि जी वो फैसला आपका गैर आईनी और गैर कानूनी था। और उसके ऊपर अगर वो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला 11 जजेस कह रहे हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि जब हमारी हुकूमत आएगी, सुल्तान सिकंदर राजा, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब उस्मान अनवर, हम इनके खिलाफ आइन को तोड़ने और इलेक्शन में धांधली करवाने पर आर्टिकल 6 का मुकदमा जरूर शुरू करेंगे, इसमें कभी दो राय नहीं है। और दूसरी बात मेरे भाई, हमारा तो मुकदमा ही ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बाइस्ड है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है फॉर्म 45 को 47 में बदलने का। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है जितना भी हमारे साथ अभी तक इलेक्शन में धांधली हुई, हमारी सीटें छीनी गई, हमें कागज दाखिल नहीं करने दिए गए, हमारी फाइलें छीन ली गई, हमारे तजवीज की तयद गायब कर दिए गए। और दूसरी बात, खालिद साहब और बदर साहब क्या खूबसूरत बात कर रहे हो मेरे भाई, हमसे अपने बल्ले का निशान छीन लिया। हम कहां से बल्ले का निशान लेते? हमें तो किसी को मूली दे दी गई, किसी को गाजर दे दी गई, किसी को जूता दे दिया गया। इसके बावजूद अवाम ने क्या कहा? जान अल्लाह दी वोट खान दा। तो ये एक पूरी मनसूबाबंदी थी, पूरा प्री प्लान था। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक कर दिया तो अभी आप देखिए यही माइंडसेट जो खोकर साहब का है या भी सियासी जमातों का है, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने पूरे और अच्छा, हुकूमत रोक भी नहीं रही इनको, उसकी वजह हुकूमत तो खुद सहूलतकार है। वहां पर जनाब लोग आग लगा रहे हैं, 144 की खिलाफ वर्जी अब नहीं हो रही, अभी चैनल पे बैठ के क्या दिया कि तौहीन नहीं हो रही। तो मेरे भाई, हर चीज अब असल में ना ये समझ नहीं पा रहे। ये अब 2024 है, ये 80-90 नहीं है। ये आज भी इनको चाहिए मलिक क़य्यूम जैसे जजेस, रफीक तारड़ जैसे जजेस, इनको अपने वो जजेस चाहिए, वो अदलिया चाहिए जो एयरपोर्ट पर जाकर मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दे। इनको वो अदलिया चाहिए जो 10-10, 15-15 साल बाद मियां नवाज शरीफ वापस आए और किसी कानून और आइन को ना देखा जाए और उनकी सजाएं माफ कर दी। चले मैं जरा बदर साहब की तरफ आता हूं। एक बात, मैं नैब की बात कर लूं, नैब की बात क्विकली कर ले, फिर ताकि टाइम इक्वली दे दूं सबको। मैं खालिद भाई, राना सनाउल्लाह का बयान, उसके बाद कोई कसर रह जाती है। वो कहता है कि हम इधर उधर से मुकदमे पकड़ के बनाएंगे। और आप मुझे बता दें, आजकल नैब की चेयरमैन कौन है? खालिद भाई, कौन है? नजीर साहब। पूरा नाम ऐसे ना करें। नजीर भट्ट साहब, जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट। वो तो साहब का ओहदा है ना उनका, पूरा नाम तो नजीर भट्ट साहब है। तो बात ही खत्म हो गई फिर। नहीं, वो तो आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो इस्तीफा दिया था वो भी सारी दुनिया को पता है, यही केसेस थे। मैं जरा बदर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा अहम मामला जो है कि पंजाब में पूरे दफ़ा 144 है और इस्लामाबाद के अंदर भी है, और ये हर जमहूरी हुकूमत के साथ होता है। पीपल्स पार्टी के साथ भी होता रहा, नून लीग के साथ भी हुआ, ये तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ कि ये अचानक कोई ना कोई जो है कि धरने, तहरीक इंसाफ ने धरने भी दिए कि अचानक एक ग्रुप आ जाता है और बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं होती, कोई चिड़िया पर नहीं हिला सकती इस्लामाबाद के अंदर। आप फ़लस्तीन का झंडा लेके मुजाहरा भी नहीं कर सकते, वो आपको घरों से रात को उठा लेते हैं। लेकिन अचानक आ जाते हैं, पूरा फैज़ाबाद फिर बंद हो गया और फैज़ाबाद धरना मशहूर इतना केस। तो अब रियासत या इदारे कहाँ हो गए? ये क्यों हम वक्त के साथ साथ ये रंग बदलते रहते हैं, जमहूरी हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा करते हैं? बिल्कुल, ये तो आपकी जो बात है, ये जो धरने हैं या जो भी जलसे जुलूस है, पहली बात तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये बिलीव करती है कि आईनी और कानूनी और जमहूरी हक होना चाहिए कि कोई भी जमात, सियासी जमात जो है अपना आईनी और कानूनी जमहूरी हक इस्तेमाल करे, जलसे जुलूस करे। लेकिन अगर कहीं पे कोई दफा 144 है या किसी और वजह से उसको रोका गया है और वहां पे ये हो, तो फिर तो ये इंतजामिया जिम्मेदार है, उनको देखना चाहिए कि क्या वजह है कि आप इसमें कोई पब्लिक प्रोसेशन होने दे रहे हैं, कोई जलसा जुलूस होने दे रहे हैं। क्योंकि कानून तो फिर इस मुल्क में तरक्की करनी है, तो इस मुल्क में जो कानून आसिफ अली जरदारी साहब के लिए है, जो नवाज शरीफ साहब के लिए है, वही इमरान खान साहब के लिए नहीं होना चाहिए। अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और, ताकतवर के लिए और, कमजोर के लिए और। फिर तो ये तमाम हमें इदारों में, मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लोग हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनको अपने बाइसेस साइड पे रखने पड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लॉ, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो
6 बसरा साहब लगाना चाह रहे हैं, तो फिर ये आर्टिकल 6 जो है जिसने अदम एतमाद की रूलिंग को किया था कासिम सूरी साहब ने, कासिम सूरी साहब ने और बाकी लोग जो उसमें चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे या जो इन्वॉल्व थे, तो फिर आर्टिकल 5 उन पे भी लगेगा। बस लॉयल्टी टू द स्टेट कीजिए, आपकी हुकूमत है, शुरू कीजिए बदर साहब, बेशक आपकी जाली हुकूमत है, बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं, अभी तो नून लीग की है ना बसरा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुमलकत हैं वो। अच्छा देखिए ये बिलावल सदर कौन है, गवर्नर कौन है और अपना चेयरमैन सेनेट कौन है? जाने दे यार खालिद। फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप मुकदमा दर्ज कराएं। पीपल्स पार्टी आएगी तो बिल्कुल इसके बारे में सोचेगी कि आर्टिकल 5 और 6 जिन पे लगना चाहिए बिल्कुल लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर लीगल हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो। चले, मैं खोकर साहब आखिरी मार्बल को 2.5-3 मिनट ही हैं, आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये बताएं कि इस्लामाबाद दफ़ा 144 है, एक मैं किसी अब जमात का नाम नहीं लेता कि अगर कोई कहता है जी मैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए यहाँ पे रैली करना चाह रहा हूँ, अदलिया की सपोर्ट के लिए रैली करना चाह रहा हूँ या फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए रैली करना चाह रहा हूँ, तो कोई इजाज़त नहीं मिल रही कि जी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि खुद इंतजामिया के पुलिस के अफसरान खड़े होकर नारे लगा रहे हैं फैज़ाबाद में अभी धरने में, और उनके हक में नारे लगा रहे हैं और उनको पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई है, चारों तरफ से शाराएं बंद कर दी गई हैं। ये नहीं, अब सिक्योरिटी अब दफ़ा 144 कहाँ गई? ये रवैया आप नहीं समझते कि खुद इदारों के बारे में लोग जो है कि मुतनफ़र होते हैं इससे? देखिए खालिद, बिल्कुल जो रियासत का रवैया है वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई लॉ या उसकी वायलेशंस करता है या जिस तरह सेक्शन 144 की वायलेशंस करता है या किसी भी जो आपका स्टेट लॉ है उसको ब्रीच करता है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आनी चाहिए और कोई अनड्यू फेवर नहीं आनी चाहिए। चूँकि अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो हमारा फिर एक जो सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो आएगा और इसी तरह के पॉकेट से निकल के चीज़ें आएंगी और अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन बुनियादी तौर पे जो जिस चीज़ पे आपने स्टार्ट किया था, आपने बसरा साहब से एक सवाल किया था कि अगर यही चीज़ पीपल्स पार्टी या PMLN को या JUIF को यह रिलीफ मिल जाता तो PPI का स्टैंस क्या उस पर होना। तो मैं सिर्फ इसलिए मैंने बात की थी कि चूंकि अगर ये पॉलिटिकल वर्कर सिर्फ होते तो मैंने इनसे इस एंगल पे बात नहीं करनी थी। माशाल्लाह ये प्रैक्टिसिंग लॉयर है, हमारा इनसे इंटरेक्शन भी रहता है, लेकिन जो चीज़ ये है कि जिस तरह ये डायकॉटमी है ना उससे। अच्छा, दूसरा पेशावर हाई कोर्ट की इन्होंने बात की, हमने बड़ी इज्जत की। पेशावर हाई कोर्ट के फैसला इसी का था, उस पर कंटेम्प्ट नोटिस जो थे वो इशू पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिए कि आप क्यों नहीं उस पर कर रहे। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब लीव ग्रांट किया जाता है तो वो बेसिक एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर आपके जाके फैसला आता है। इस केस के अंदर जो 6 बे को लीव ग्रांट हुआ था वो इस बुनियाद पे हुआ था कि जो ओवर एंड अबव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दी हैं, क्या उन्होंने अपनी एक्सीडिंग ऑफ लिमिट या कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन पे गए? इस बुनियाद के ऊपर रिलीफ आया था। तो जब और उसी के ऊपर जाके और ये जो मेरा ख्याल है कि जो एग्जाम्पल सेट की है, अल्लाह करे ये बसरा साहब ये सारे इस तरह के लोग इस पे डटे रहें कि कल को इस तरह के फैसले आए और हम 187 जो है उसको इसी तरह नहीं उसी तरह मिले प्रोटेक्ट करते रहें। आइंदा भी जो फैसले आए इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते रहे, उनके जजेस की इज्जत करते रहे। अगर ये फैसला पीपल्स पार्टी या नून लीग के हक में होता तो आप क्या करते? खैर मकदम करते या प्रोटेस्ट करते? सिर्फ हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इतनी मेजॉरिटी का फैसला 11 जजेस का, हम उसको वेलकम करते किसी के हक में भी होता। खोकर साहब, दूसरी बात, आज पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये सीटें किसकी हैं। तहरीक इंसाफ, मैंने ओपनिंग में कहा था कि आपकी सीट से आपको मिलनी चाहिए। पॉलिटिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं। किसने कहा है कि आपको नहीं मिलनी चाहिए? पॉलिटिकली बसरा साहब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लीगली प्रोसेस के टेक्निकलिटीज हैं उसको पूरा करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया एहसान खोकर साहब आपका, शौकत बसरा साहब आपका भी, जुल्फकार साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।